राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बिना भाई की बहन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रिया अपनी माँ से जिद कर रही थी, माँ मुझे भी एक भाई ला दो ना, मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी, उसके साथ खेलूंगी। और प्रिया की बातें सुनकर उसकी माँ सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वह अपनी बच्ची के सामने रोकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। सुनीता अपने आंसुओं को छिपाते हुए बोली, बेटा अभी तो तू खुद छोटी है, तू थोड़ी और बड़ी हो जा, तब तुझे एक और भाई मैं ला कर दूंगी। अभी तू बाहर जाकर खेल ले। प्रिया माँ की बातें सुनकर अपनी पड़ोस की लड़की जो उसकी सखी थी उसके साथ खेलने में व्यस्त हो गई। उसकी सखी का नाम मीना था। मीना उसके पड़ोस में ही रहती थी और मीना का एक छोटा भाई था जिसका नाम सोनू था। सोनू को देखकर ही प्रिया अपनी माँ से भाई लाने की जिद किया करती थी। प्रिया के खेलने चले जाने के बाद उसकी माँ सुनीता ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी ना तो कम से कम इस बच्ची की फरियाद तो सुन लो, उस छोटी सी बच्ची को तो निराश मत करो। संजय के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। संजय सुनीता के पति का नाम था और वह रोज काम करने के बाद देर से घर लौटता था। काफ़ी रात होने पर वह नशा करके आता था और अपनी पत्नी सुनीता और बेटी दोनों के साथ मारपीट करता था। ऊपर से बगल के गांव की एक शूद्र जाति की लड़की के पीछे भागता रहता था। उसका नाम रीता था। कभी कभी तो 2-2 दिन संजय उसी के घर रुक जाता था और रीता के घर में बस 3 ही व्यक्ति थे, एक रीता, दूसरी उसकी माँ, तीसरा उसका छोटा भाई। रीता के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। रीता की माँ दिन में दूसरों के खेतों में काम करने चली जाती थी। उसका भाई स्कूल में पढ़ने चला जाता था। बस रीता घर में अकेली रह जाती थी। बस इसी खाली समय में संजय रीता के घर में इश्क लड़ाने चला जाया करता था। अपने घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, इससे संजय को कोई मतलब नहीं था। वह तो बस रीता के इश्क में डूबा रहता था। रीता भी काफ़ी चापलूस लड़की थी। वह तो संजय से सिर्फ महंगे महंगे कपड़े, जेवर और ऐसो आराम की चीज़ों की फरमाइश किया करती थी। एक मांग पूरी हुई कि दूसरी की मांग शुरू। पर संजय तो उसके रूप जाल में अंधा हो चुका था। उसे कोई चीज़ की भी जो उसे सुध बुध नहीं रहती थी। उसे सिर्फ रीता ही दिखाई देती थी। इधर एक दिन मीना ने आकर प्रिया से कहा, प्रिया आज मैं बाजार जा रही हूँ अपनी माँ के साथ। वो कल ना सोनू का बर्थडे है ना, तो उसी के लिए कपड़े लेने हैं, केक का ऑर्डर भी देना है और गुब्बारे और बर्थडे पार्टी का सामान भी खरीदना है। और प्रिया तू भी चलना हमारे साथ। इस पर प्रिया ने मायूस होकर कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी और मीना तू ही जा। यह सुनकर मीना जाने लगी और बोली, कल तू भी अपनी माँ के साथ हमारे घर आना, वहाँ हम दोनों खूब सोनू का बर्थडे पार्टी मनाएंगे और मस्ती करेंगे। यह कहकर मीना चली गई और प्रिया बेचारी उदास हो गई। तभी प्रिया की माँ सुनीता ने आवाज़ दी, प्रिया बेटा खाना खा लो। तो प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं पाकर सुनीता परेशान हुई और उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आई तो उसने देखा प्रिया उसे दिखाई दी। तो उसने प्रिया के पास जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, चलो अब चलकर खाना खा लो। और तो प्रिया बोली, माँ मुझे भूख नहीं है। सुनीता ने अपनी बेटी की उदासी को भांप लिया। उसने कहा, क्या हुआ है मेरी बिटिया को, वो इतनी उदास क्यों है? तू तो बड़ी समझदार है। चल बेटा प्रिया
तो जब उसकी माँ ने उसे समझाया तो वह कहने लगी, प्रिया माँ, जब भी मैं तुम्हें कहती हूँ तुम टाल देती हो। आज तो तुम्हें बताना ही होगा, तुम मेरा भाई कब लाकर मुझे दोगी, कब मेरे भाई का जन्मदिन आएगा, कब मैं उसके लिए बाजार से कपड़े और गुब्बारे केक खरीद कर लाऊंगी और उसका जन्मदिन मनाऊंगी। यह सुनकर सुनीता बोली, बेटा मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए भाई लाने की कोशिश करूंगी। चलो अब तो खाना खा लो, मैं तुम्हारी पसंद का मैंने हलवा बनाया है। तो प्रिया बोली, ठीक है माँ, और हंसते हुए अपनी माँ के साथ अंदर आ गई और माँ के कहने पर खाना खाने लगी। ज्यों ही प्रिया ने पहला निवाला खाया तो वह उछलकर बोली, अरे वाह माँ, आपने तो बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है, मज़ा आ गया। इस पर सुनीता धीमे से हंसते हुए बोली, अच्छा है, अब तो पेट भर के हलवा खा ले। फिर खाना ख़त्म करने के बाद प्रिया अपने खिलौनों में खेलने से लगी और रात को संजय फिर नशे में धुत होकर आया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सुनीता, ओ सुनीता, बाहर निकल। सुनीता ने जब आवाज़ सुनी तो वह घबरा गई और फिर दौड़कर यह सोचते हुए कि आज तो पता नहीं क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हैं। जो ही आकर सुनीता ने कहा, क्या हुआ जी? बस मानो संजय पर तो जैसे भूत सवार था। उसने आव देखा न ताब और गालियों की बौछार करते हुए सुनीता को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। सुनीता ज़ोर ज़ोर से रोने चीखने लगी और सभी जो पड़ोसी लोग थे वहाँ इकट्ठा होने लगे और उसे बचाने की कोशिश करने लगे। पहले जब शुरुआती दौर में सुनीता के घर में मारपीट होता था तब पड़ोसी बीच बचाव करने आ जाते थे, पर उसके बाद संजय पड़ोसियों से ही लड़ने झगड़ने लगता था, उन्हें तरह तरह की गालियां देने लगता। धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी आना बंद कर दिया। इस चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सो रही प्रिया उठ गई। फिर दरवाजे के एक कोने में खड़े होकर आंसू बहाती हुई अपने पिता के हाथों अपनी माँ को पिटता हुआ देखने लगी। इस पर उस लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी कि पिता के सामने जाकर अपनी माँ को बचा सके। बेचारी करती भी क्या, बहुत छोटी थी। और अपनी माँ को पिटते पिटते जब वह गिरकर बेहोश हो गई तब तक देखती रही और संजय उसे वहीं छोड़कर चला गया। बेचारी प्रिया अपने बाप के जाने के कुछ देर बाद डरी सहमी सी अपनी माँ के पास आई। फिर अपनी माँ को उठाने की कोशिश करने लगी। कुछ समय बाद सुनीता को होश आया। उसने ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वह जैसे तैसे चलकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। अपनी माँ को इस हालत में देखकर प्रिया भी रोते रोते जाकर माँ के साथ सो गई। मगर सारी रात सुनीता दर्द से कराहती रही। दर्द के कारण सुनीता को तो नींद नहीं आ रही थी, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। फिर सुबह जैसे तैसे करके वह रसोई घर में खाना बनाने चली गई। वह रसोई में ही थी तभी मीना अपनी माँ के साथ आई। मीना को देखते ही प्रिया खुश होकर उसके साथ खेलने लगी। सुनीता ने मीना की माँ जो कि जिसका नाम अनीता था उससे कहा, आप खड़ी क्यों हैं बहन जी, बैठिए ना। अनीता बोली, नहीं मैं ठीक हूँ और आपसे कुछ बात करनी है। आज मेरे बेटे सोनू का जन्मदिन है, मैंने इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप दोनों माँ बेटी को ज़रूर आना है और आकर खाना खाकर ही वापस आइएगा। संजय जो सुनीता का पति था उसको तो ना अपने पड़ोसियों से कोई मतलब था और ना ही रिश्तेदारों से। सुनीता बोली, ठीक है बहन जी, पर आप चाय तो पीती जाइए। अनीता ने कहा, आज नहीं सुनीता, फिर कभी, आज बहुत ज़्यादा काम है, कुछ मेहमान भी तो आने वाले हैं ना, उनके स्वागत की भी तैयारी शुरू करनी है। यह कहकर अनीता अपनी बेटी मीना को लेकर वहाँ से चली गई और फिर बाद में प्रिया के साथ मीना खेलने के लिए कहकर अपनी माँ के साथ चली गई। प्रिया, मैं तो खेलने के चक्कर में ही भूल गई, तुम भी आना, आंटी को भी साथ लाना। मीना जाते जाते बोली, आंटी आप ज़रूर आना, भूल मत जाना।
सुनीता हंसते हुए बोली, हाँ बेटा ज़रूर आऊँगी, आपकी बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। यह सुनकर सभी हंस पड़े। फिर शाम को सुनीता सोनू के लिए उपहार खरीद कर लाई। खुद साड़ी पहनकर जल्दी जल्दी तैयार हो गई। प्रिया को उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनाई और उसकी नज़र उतारते हुए सुनीता बोली, देख मेरी बिटिया तो एकदम परी जैसी लग रही है, कहीं इसे किसी की नज़र न लग जाए। यह सुनकर प्रिया बोली, माँ आपके होते हुए मुझे किसकी नज़र लग सकती है, अब चलो देर हो रही है। फिर दोनों माँ बेटी मीना के घर चले गए। वहाँ उन्होंने बर्थडे पार्टी जो मनाई और खाना खाकर वापस अपने घर आ गए। उस रात को प्रिया ने माँ से भाई लाने के बारे में कहा कि माँ आप कब मुझे भाई लाकर दोगी। इस बात पर सुनीता प्रिया को कोई जवाब नहीं दे सकी और इन 2 दिनों से जो संजय का भी कोई अता पता नहीं था कि वह कहाँ था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन प्रिया मीना दोनों खेल रही थीं। तभी सोनू अपने पापा के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था। तभी उसने अपनी बहन मीना और प्रिया को खेलते हुए देखा। मीना से बोला, सोनू दीदी मैं पापा के साथ घूमने जा रहा हूँ, वहाँ पापा मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाएंगे और खिलौने भी दिलवाएंगे, तुम भी चलोगी क्या। तो मीना बोली, अरे हाँ सोनू मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूँगी, पापा आप रुकिए मैं अभी आती हूँ। और यह कहकर मीना बोली, रुको पापा मैं भी चलूँगी। तब मीना के पापा बोले, हाँ हाँ आओ बेटा मैं रुक गया हूँ। और मीना के पापा जो मीना को बाइक पर बैठा कर ले गए और प्रिया उन्हें ऐसे ही देखती रह गई। तब जो मीना बोली, प्रिया क्या तू भी हमारे साथ चलेगी ना, चल हम लोग वहाँ खूब मस्ती करेंगे। यह सुनकर मीना के पापा बोले, हाँ हाँ बेटा प्रिया चलो ना। इस पर प्रिया उदास होकर बोली, नहीं अंकल आज मेरा मन नहीं है, मैं फिर कभी चलूँगी। यह सुनते ही सोनू के पापा ने बाइक आगे बढ़ा ली और मासूम प्रिया एकटक उन लोगों को जाते हुए देखती रही जब तक कि वो लोग उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर प्रिया सोचने लगी, मीना के पापा कितने अच्छे हैं, उसे कितना प्यार करते हैं, गोद में भी लेते हैं, आइसक्रीम खिलौने सब लाकर देते हैं और तो और बाजार घुमाने भी ले जाते हैं। एक मेरे पापा हैं, खिलौने आइसक्रीम की तो बहुत दूर की बात है, हमेशा मुझे मारते पीटते रहते हैं, बात बात पर डराते धमकाते रहते हैं। आज तक कभी उन्होंने मुझे गोद में भी नहीं बैठाया, ना ही प्यार दुलार किया, कभी कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। क्यों वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, बल्कि सबके पापा तो बहुत अच्छे हैं, एक मेरे पापा ही ऐसे बुरे क्यों हैं। पर शायद मेरा भी एक भाई आ जाए तो पापा हम दोनों को खूब सारा प्यार करेंगे, हम लोगों को भी गोद में बिठाएंगे, खिलौने आइसक्रीम दिलाने ले जाएंगे, गुस्सा करना चीखना चिल्लाना सब मेरे पापा छोड़ देंगे, तब वो औरों की तरह मेरे अच्छे पापा बन जाएंगे। उस नन्ही सी परी के दिमाग में ढेरों सवाल जो उथल पुथल मचा रहे थे। अचानक ही प्रिया को कुछ याद आया और वह दौड़ती हुई घर में अंदर आ गई और फिर वह बोली, अरे माँ कहाँ हो तुम, माँ कहाँ हो। लेकिन जो सुनीता अपने घर में कुछ काम कर रही थी। फिर एक दिन सुनीता जो घर में अकेली बैठी हुई थी, तभी अचानक उसके मन में जो उसके अतीत की दुनिया में चला गया। वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। आज से कोई 7 साल पहले की बात है, जब सुनीता की नई नई शादी हुई थी। वह अपने ससुराल में बहू बनकर आई थी। तब उसकी सास ने उसे पलकों पर बिठाया था। अपनी बहू को बहुत लाड प्यार करती थी, मान सम्मान देती थी, बिल्कुल एक बेटी की तरह। उसकी संजय के साथ पूरे सामाजिक तौर तरीकों से शादी हुई थी। यह शादी पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। शुरुआती दिनों में तो संजय बहुत ठीक था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के कुछ महीने बाद ही जो सुनीता की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई।
यह सुनकर सुनीता बहुत परेशान हो गई। वह अपने मायके जाने की अनुमति लेना चाहती थी। उसकी सास ने उसे मायके भेज दिया। फिर कुछ दिन बाद सुनीता का मायके में अपनी माँ की देखभाल करने में गुजर गया। फिर माँ की तबीयत ठीक हो जाने पर सुनीता अपने ससुराल वापस लौट आई। यहाँ आकर उसने देखा तो गजब माहौल था। संजय नशे में धुत होकर अपनी माँ से हर छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े किया करता था। सुनीता चुपचाप उन झगड़ों को देखती। कभी कभी तो संजय बिना बात उसे भी जो सुनीता से भी झगड़ने लगा था। सुनीता जब रोती तो उसकी सास समझाती कि रो मत बेटी सुनीता, धीरे धीरे जो संजय अपने आप सुधर जाएगा। कुछ दिनों से सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। सुनीता की सास उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए, तब उन्हें खुशखबरी दी कि सुनीता माँ बनने वाली है। सुनीता की सास शांति का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह सुनीता की काफ़ी देखभाल करने लगी। बच्चे की खबर सुनकर संजय भी खुश हुआ, पर वह लगभग जो सुनीता को धमकाता कि देख सुनीता, मुझे तो सिर्फ लड़का चाहिए। अगर लड़का नहीं हुआ और लड़की हुई तो तेरी और उस बच्ची दोनों में से फिर तेरी और तेरी बच्ची की खैर नहीं है। सुनीता चुपचाप उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती। समय अपनी गति से बढ़ता गया। शांति उसकी सास सुनीता का अच्छे से ख्याल रखती, उसे ज़्यादातर आराम करने के लिए कहती। एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा होने लगी। संजय उस समय घर पर नहीं था। शांति देवी उसे अस्पताल ले गई। उसे एडमिट करने के कुछ घंटों के बाद ही सुनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी सास बहुत खुश हुई, पर फिर डॉक्टरों ने बताया जो उसे सुनकर शांति को मानो होश उड़ गए, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि कुछ आंतरिक परेशानी के कारण सुनीता अब कभी माँ नहीं बन सकती। हम लोगों ने इस बार उसकी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है, वरना उसकी भी जान जा सकती थी। अब इसकी दोबारा प्रेगनेंसी अगर कोई चमत्कार ही संभव कर सकता है। फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर शांति देवी अपनी बहू और पोती के साथ घर लौट आईं। संजय ने जैसे ही यह खबर सुनी कि लड़की हुई है, वह तो गुस्से में आग बबूला हो गया। अपनी पत्नी और बेटी दोनों की जान के पीछे पड़ गया। दोनों को बार बार मारने जाता। शांति देवी उनका बीच बचाव करती रही। इसी तरह 6 महीने बीत गए और एक दिन तो हद हो गई। संजय ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। शांति अपनी पड़ोस में जो अनीता के यहाँ गई हुई थी। जब वह आंगन में आई तो संजय कह रहा था कि एक तो तूने लड़की पैदा कर दी, और अगर लड़की पैदा हो गई है तो उसे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया, इसे अस्पताल में ही छोड़ आती। इस पर संजय की माँ उसे समझाने लगी, संजय बेटा ऐसा नहीं कहते, वह तेरी बेटी है, उसे भी तो मान सम्मान लाड प्यार का पूरा हक है। फिर संजय की माँ ने संजय को अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा बताई गई सारी बातें संजय को बताईं। इस पर संजय का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोला, एक तो मुझे इस घर का वारिस नहीं दे सकी, और फिर इस नासपीटी को क्यों मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए ले आई, इसे भी वहीं अस्पताल में छोड़ देती। संजय की माँ फिर से संजय को समझाने लगी। इसी पर आवेश में आकर संजय ने अपनी माँ पर भी हाथ उठा दिया। इस बात पर शांति देवी बोली, संजय यह तूने अच्छा नहीं किया, अब मैं तेरे घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। यह कहकर उसकी माँ शांति देवी अपना सामान समेटने लगी। सुनीता बार बार अपनी सास के पैर पकड़ती रही, रोती बिलखती रही, ना जाने के लिए मिन्नतें करती रही, माँ जी आप हमें छोड़कर मत जाओ। पर शांति देवी नहीं मानी और संजय का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जाते वक्त जो शांति देवी ने नम आँखों से अपनी बहू और पोती को आशीर्वाद दिया और बोली, सुनीता तू अपना और प्रिया का अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से रहना। और फिर शांति देवी घर छोड़कर चली गई। सास के घर छोड़कर जाने के बाद तो जो सुनीता की रातें जो रो धोकर कटती और उसकी आंखें सूज जाती। ऐसी स्थिति को देखकर
उसका दिल बैठा जा रहा था। अब तो सुनीता प्रिया को संजय की परछाई से भी दूर रखती। संजय की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गईं। अब तो वह और जो रीता के इश्क में डूबता चला गया। रीता प्यार का बहाना बनाकर संजय को धोखा देती रही। जब भी संजय रीता से शादी की बात करता, रीता टाल देती। वह भला क्यों शादीशुदा इंसान से शादी करती? संजय तो बस उसके लिए एक टाइम पास की तरह था। उधर रीता ने चुपके से एक बड़े बिजनेसमैन को जो अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, वह उससे मिलने जाती। दोनों होटलों में खाना खाते, मूवी देखने जाते, महंगे महंगे मॉल में शॉपिंग करने जाते। कभी कभी जब संजय रीता के घर जाता तो वह गायब मिलती। अब धीरे धीरे संजय को वह नज़रअंदाज करने लगी। यह बातें संजय को भी खलने लगी थी। वह कभी कभी घर आकर रीता वाला सारा गुस्सा सुनीता पर उतार देता। संजय और रीता दोनों में आपसी दूरियां बढ़ने लगी। संजय अब बराबर रात को अपने घर पर ही रहता था। एक दिन मीना अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी। प्रिया भी अपनी माँ से पूछकर मंदिर चली गई। आज कोई बड़ा त्योहार नहीं था, वो तो बस मंदिर में इक्के दुक्के लोग ही आए थे। वहाँ अनीता जी ने पूजा अर्चना की, उसके बाद भगवान को प्रणाम किया। फिर मीना और प्रिया दोनों को बोली, बेटा आप दोनों भगवान जी को प्रणाम करो और जो मन्नत मांगना है मांग लो। यह सुनकर प्रिया फटाक से बोली, आंटी जी मन्नत क्या होता है? तब अनीता जी ने कहा, बेटा आप जो कुछ भी भगवान से मांग सकते हो वो मांग लेते हैं, उसे मन्नत कहते हैं। तब प्रिया बोली, आंटी जी मैं तो भगवान से अपने लिए एक भाई और पापा का प्यार मांगूंगी। यह सुनते ही अनीता हंस पड़ी और प्रिया ने भगवान को प्रणाम किया। फिर सभी घर चले गए। एक दिन काम पर जाते समय रास्ते में संजय का एक्सीडेंट हो गया। जल्दी जल्दी उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसके घर भी खबर आई और सुनीता रोती बिलखती अस्पताल पहुंची। वहां संजय का इलाज शुरू किया गया। उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया कि संजय को अंदरूनी चोटें आई हैं, वह अभी कुछ महीनों तक चल फिर नहीं सकता। कई दिनों के बाद संजय को अस्पताल से छुट्टी मिली और उसे घर लाया गया। अब तो घर में और परेशानियां शुरू हो गईं। एक एक पैसे और अनाज की किल्लत तो सुनीता उठा रही थी। घर का खर्च उठाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अस्पताल का खर्चा तो अलग। हार कर सुनीता ने एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। सुबह घर का सारा काम करके खाना बनाने के बाद वो ड्यूटी पर जाती। फिर रात को आकर सुनीता खाना बनाती और बाकी के बचे हुए काम करने लग जाती। इतने दिनों में रीता ने एक बार भी आकर संजय का हाल नहीं पूछा था और न ही वह उसे देखने आई थी। संजय का मन भी अब रीता से फटने लगा था। वैसे भी थोड़ी सी नफरत की भावना उसके मन में आ गई थी जब से रीता उसे नज़रअंदाज करने लगी थी। सुनीता के ड्यूटी पर जाने के बाद प्रिया अपने पापा को दवाई खिलाती और संजय के हर छोटे बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखा करती थी। फिर भी वह संजय से काफ़ी डरी डरी रहती थी। सुनीता के मन में प्रिया और जो सुनीता के लिए जो संजय के मन में अब धीरे धीरे प्रेम जाग रहा था। एक दिन यह खबर सुनने को मिली कि रीता ने उसी बिजनेसमैन से भागकर शादी कर ली, पर फिर भी संजय को यह बात सच नहीं लग रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रीता ऐसा भी कुछ कर सकती है। भले ही उन दोनों के बीच दूरियां आ गई थीं, क्योंकि संजय उससे बहुत प्यार करता था। रीता ने जो उसे धोखा दिया, यह संजय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने संजय को बड़े बड़े जो गिफ्ट किए थे संजय ने उसे, फिर भी वह उसे धोखा कैसे दे सकती है। यह सोच सोच कर वह संजय अकेले में आंसू बहाता। इधर सुनीता और प्रिया दोनों भगवान जी से विनती करते कि जल्दी से जल्दी जो संजय ठीक हो जाए। संजय अब धीरे धीरे चल फिरने लगा था। संजय में हुए इस सुधार को देखकर माँ बेटी बहुत खुश थीं और मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। सुनीता अब लगातार ज़्यादा काम करने से दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही थी।
एक दिन सुनीता शाम को ड्यूटी से घर आई तो उसे बहुत तेज बुखार था। फिर भी वह अपनी तबीयत की परवाह किए बिना रसोई घर में खाना बनाने चली गई और तेज बुखार के कारण रसोई घर में ही गस खाकर गिर गई। गिरने की आवाज़ सुनकर जब संजय वहाँ गया तो उसने सुनीता को बेहोश पाया। फिर उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाया, उसे दवाई खिलाई, तब जाकर आधी रात को उसका बुखार कम हुआ। प्रिया अपनी माँ को इस हालत में देखकर चुपचाप खड़ी खड़ी बस रोई जा रही थी। यह देखकर संजय का प्रिया पर पिता प्रेम उमड़ पड़ा। उसने प्रिया को अपने पास बुलाया तो वह डरी सहमी सी थी। फिर भी संजय ने उसे गोद में बिठाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा माँ ठीक हो जाएगी, मुझे भी तो इसकी फिक्र है। प्रिया अपने पापा को बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी। आज उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि पापा ने उसे प्यार से अपनी गोद में बिठाया और प्यार से बात की हो। फिर पापा ने उसे अपनी गोद में ही सुला दिया। उसे नींद आ गई। सुबह जब सुनीता की आँख खुली तो वह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होने लगी। उसे ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होते देखकर संजय ने उससे मना किया कि अब तुम्हें ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। वह बोली, नहीं जी, अगर मैं ड्यूटी नहीं करूँगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। संजय बोला, जब तक मैं बीमार था तुमने नौकरी की, अब मैं ठीक हो गया हूँ और मैं नौकरी शुरू कर देता हूँ। यह सुनते ही सुनीता बोली, नहीं जी, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, अभी आपको पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। ऐसा कहकर संजय के मना करने के बाद भी सुनीता ड्यूटी पर चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद संजय ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और उसने जो सुनीता को नौकरी छोड़ने के लिए कहा। सुनीता काम पर जाना नहीं छोड़ना चाहती थी, पर संजय के बार बार कहने पर उसने काम छोड़ दिया। ऐसे भी वह संजय का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वह संजय में आए हुए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। संजय ने अब नशा भी काफ़ी कम कर दिया था और वह अब प्रिया को भी जब जब याद आती वह भी अपनी माँ से भाई लाने के लिए कहती और संजय अपनी पत्नी और बेटी की ठीक तरह से देखभाल करने लगा था। और पास ही के एक स्कूल में संजय ने अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया था। प्रिया बहुत खुश हुई, खुशी से स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ती और ऐसे ही उनके दिन बदलने लगे थे, सुखी से बीतने लगे थे। एक दिन रविवार था, आज प्रिया के स्कूल की छुट्टी थी। तभी सुनीता ने सोचा कि आज मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना कराऊं। संजय के एक्सीडेंट के बाद कभी समय नहीं मिला और फिर अब तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगा है। फिर फटाफट सुनीता नहा धोकर जो प्रिया के साथ मंदिर चली गई। रास्ते में अचानक जो सुनीता बेहोश होकर गिर गई। प्रिया अपनी माँ की इस हालत को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर आसपास के लोगों ने सुनीता को उसके घर पहुंचाया। पड़ोसी ने उसकी बेहोशी की खबर जो संजय को दे दी। वो भी वहाँ भागता हुआ आया और फिर आसपास के लोगों ने सलाह दी कि वो सुनीता को अस्पताल ले जाए। सुनीता अपने पति संजय के साथ अस्पताल चली गई, पर ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। अपनी ऑटो रिक्शा में से बैठे हुए ही उसे काले रंग की चमचमाती हुई कार पर संजय की नज़र पड़ी तो उसमें रीता और वही बिजनेसमैन बैठे हुए थे। रीता ने बड़े आदमियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र चमक रहा था। संजय ने मन ही मन उसे बेवफा मानकर अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। यह बात उसने सुनीता को नहीं बताई और अस्पताल चला गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सुनीता की कुछ जांच पड़ताल की और डॉक्टरों ने फिर संजय को बताया कि सुनीता माँ बनने वाली है। यह सुनते ही तो सुनीता खुशी से झूम उठी। मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान ने एक और खुशी उसके दामन में डाल दी। संजय की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि यह तो भगवान का ही चमत्कार है। डॉक्टर ने काफ़ी एहतियात बरतने के लिए बोला था। सुनीता
तो यह सुनकर बहुत खुश थी। सुनीता ने जो कहा कि वह अपना ध्यान रखेगी और ज़्यादातर डॉक्टरों ने उसे आराम करने को कहा, ज़्यादा भारी काम करने से मना किया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर आए। दिन गुजरते गए। संजय खुद सुनीता का काफ़ी हद तक ख्याल रखता, उसे कम से कम काम करने देता। ड्यूटी से आने के बाद संजय खुद रसोई घर में काम करने में उसकी मदद करता। इसी बीच सुनीता ने कई बार अपनी सास को खोजने की इच्छा जाहिर की, पर संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह इन बातों को सुनकर सुनीता के सामने अनसुना करने का नाटक करता। वह तो माँ का नाम सुनते ही पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता था। इसी तरह समय बीतता गया और 9वें महीने में सुनीता ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। संजय को तो यह खबर सुनते ही मानो उसके पर निकल आए हों। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। 2 दिनों बाद सुनीता अस्पताल से घर आई। प्रिया की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह तो भगवान से ने क्योंकि उसकी भाई की चाहत पूरी कर दी थी। प्रिया ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बात बोलूँ, अगर मेरे भाई का नाम जो प्रियंक रखूँ तो कैसा रहेगा? सुनीता हंसते हुए बोली, हाँ बहुत सुंदर नाम है प्रिया, और तुम्हारा भाई प्रियंक। यह सुनने के बाद दोनों माँ बेटी हंस पड़ी। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। मीना की माँ अनीता की दूर की रिश्ते में भुआ लगती थी। नाम था उसका रीना। उस बेचारी के कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी, मगर थी बड़ी स्वाभिमानी, किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो जो अनीता के घर से वह काफ़ी दूर थी, कम से कम 200 किलोमीटर दूर एक वृद्ध आश्रम में रहती थी। अनीता कभी कभी जाकर उससे मिल आती थी, पर इधर 2 सालों से घर गृहस्थी के झमेलों में रहने के कारण मिलने का समय नहीं मिल पाया। एक दिन उसे खबर आई कि उसकी बुआ रीना बहुत बीमार है। वह झटपट बुआ को देखने के लिए चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि उसकी बुआ की हालत सचमुच बहुत खराब है। अनीता जब बुआ से मिली तब उसे देखते ही रीना बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। अनीता, रीना बुआ कहने लगी, तू मुझसे रूठ गई थी क्या? ऐसे ही पराई समझकर टाल रही थी, बुआ मरी जाए तभी जाऊं देखने। अनीता बोली, नहीं बुआ ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप क्यों मरने की बातें करती हो? मरे आपके दुश्मन, वो तो मैं घर गृहस्थी के झमेले में फंस गई थी। पर बुआ जी अब आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। यह सुनकर रीना बुआ बोली, वो तो मेरा ख्याल शांति ने रखना शुरू कर दिया था, नहीं तो मैं तो कब की मर गई। बैठ तू अनीता और मैं तुझे शांति से मिलवा देती हूँ, वो मेरे लिए गर्म पानी लेने गई है। यह सुनकर अनीता को जोरों का झटका लगा कि जब उसने शांति को देखा वह तो संजय की माँ थी। फिर वह सोचने लगी कि शांति आंटी यहाँ क्या करेंगी, यह मेरा वहम है और कुछ नहीं। फिर अनीता अपनी बुआ से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर शांति आंटी जब पानी लेकर आई, जिसे देखकर नैना की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। वह चौंककर बोल उठी, शांति आंटी आप यहाँ कैसे? शांति कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप खड़ी रही। फिर अनीता बोली, आप घर चलिए ना। तो शांति बोली, नहीं बेटा, मैं अब उस घर में नहीं जा सकती, वहाँ से सब कुछ त्याग कर ही तो मैं यहाँ आई हूँ। कहते हुए शांति की आंखों में आंसू बहने लगे। यह सुनकर अनीता बोली, आंटी जी अपने बच्चों से, घर परिवार से कैसा गुस्सा, आप एक बार घर चलकर तो देखिए। संजय अब काफ़ी हद तक सुधर गया है। वह अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता है और तो और नन्हे बेटे में उसकी जान बसती है। और नन्हा सा बेटा, शांति ने जो बड़ी हैरानी से अनीता की ओर देखते हुए बोल पड़ी, बेटा? नन्हा सा बेटा? और वह अनीता की तरफ बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तो अनीता बोली, हाँ आंटी, यानी आपका पोता प्रियंक, अभी तो वह 6 महीने का ही हुआ है और प्रिया एक छोटे भाई को पाकर बहुत खुश है। पर सुनीता आपको याद करके बहुत रोती है। प्रिया भी कभी कभी आपको बहुत मिस करती है। आप एक बार घर चलकर तो देखिए आंटी, सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए।
शांति बोली, मैं अब घर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा जो अपना फैसला मैं ले चुकी हूँ। तू बेटा घर जा, मेरे पोते का थोड़ा ख्याल रखना। भगवान उसे लंबी आयु दे, उसे हर बुरी बला से बचाए। और अनीता, तू मुझसे वादा कर कि तू घर पर किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी। अनीता का हाथ पकड़ते हुए शांति फिर बोली, बता बेटा, तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी, कर वादा। फिर कुछ देर तक शांत होकर अनीता जो बोली कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, और उसे कोई जवाब नहीं दे सकी। अनीता थोड़ी देर बात करने के बाद अपने घर आ गई, पर जो रीना उसके साथ घर नहीं गई थी, वह उसी वृद्धाश्रम में रह गई। पर रात को सोते समय भी शांति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे रह रहकर जो अनीता की बातें याद आ रही थी। अब तो प्रिया भी कुछ बड़ी हो गई होगी, और प्रियांक वो कैसा दिखता होगा, सुनीता उसका ठीक से ख्याल रखती भी होगी कि नहीं। इस तरह से अनेकों सवाल शांति देवी के मन में उमड़ने लगे। एक दिन अचानक सुनीता को अपनी सासू माँ शांति देवी की याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह चुपचाप अकेली बैठी रो रही थी। दूसरे कमरे में प्रिया अपने भाई के साथ खेल रही थी। उसी समय अनीता किसी काम से सुनीता के पास आई और सुनीता को रोते देखकर बोली, अरे बहन जी, आप क्यों रो रही हैं? संजय भाई साहब से झगड़ा हो गया है क्या? अनीता बोली, अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अनीता बोली, अरे ये क्या बात हुई? ऐसे ही भला कोई रोता है क्या? सुनीता बोली, बहन जी, आज माँ जी की याद आ रही थी। और कहते हुए सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देखकर अनीता के सब्र का बांध टूट गया और वह सुनीता से कहने लगी, सुनीता बहन जी, माँ जी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी? सुनीता कहने लगी। यह सुनते ही अनीता बोली, सुनीता, अगर अभी तुझे अपनी माँ जी का पता चले तो तू क्या करेगी? यह सुनते ही सुनीता बोली, बहन जी, मैं अभी उनके पैरों में गिरकर उन्हें इस घर में लाए बगैर नहीं मानूंगी। इस पर भी वो नहीं मानेंगी तो उन्हें उनके पोते का वास्ता देकर मना लाऊंगी, पर एक बार मेरी सासू माँ का पता ठिकाना तो मिले। अनीता बोली, ठीक है, तू मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो रायपुर में वृद्धाश्रम है, शिव मंदिर के पास, जहाँ मेरी रीना बुआ रहती हैं ना, वहीं पर शांति आंटी भी रहती हैं। मेरी बुआ बीमार थी तो मैं उनको मिलने गई थी, तो मैंने शांति आंटी को देखा। मैंने उन्हें घर वापस आने के लिए बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी। अगर तुम और संजय भाई साहब के साथ दोनों बच्चों को लेकर वहाँ जाओ तो कहीं अपने पोते को देखकर आंटी जी भावुक होकर तुम्हारी बात मानकर वापस आ जाएं। सुनीता बोली, ठीक कह रही हो बहन जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और सुनीता को मन ही मन यह सोचकर तसल्ली हुई, चलो माँ जी का पता ठिकाना तो मालूम हुआ, अब मैं उन्हें किसी भी तरह मनाकर घर वापस ले आऊँगी। और वह फिर संजय के ड्यूटी से घर लौटने का इंतजार करने लगी। आज तो उसे लग रहा था जैसे दिन कट ही नहीं रहा, समय जैसे रुक गया हो। बहुत भारी समय बीत रहा था। और जैसे ही शाम को संजय घर आया तो सुनीता झटपट जाकर उसके लिए चाय बनाकर ले आई। जब संजय चाय पीने लगा तो सुनीता बोली, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनते ही संजय घबरा गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखने लगीं। संजय बोला कि ऐसे क्या बात को घुमा रही हो, साफ साफ बोल, क्या कहना है? बच्चे सब तो ठीक है ना? सुनीता बोली, हाँ जी, बच्चे तो ठीक हैं। प्रियांक सो रहा है और प्रिया जो मीना के साथ खेलने गई है। तब जाकर संजय शांत हुआ और बोला कि बताओ, क्या बताना चाहती हो? सुनीता बोली, एक खुशखबरी है जी। संजय बोला, सीधे सीधे बताएगी या फिर मुझे मरवाएगी? तो सुनीता बोली, जी आप शुभ शुभ बोलिए, मरे आपके दुश्मन। मैं तो यह कह रही थी, मुझे माँ जी का पता ठिकाना मालूम चल गया है। तो संजय बोला, क्या सच में माँ का ठिकाना मालूम चल गया है? और संजय बहुत खुश हुआ, मानो खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कुछ ही पलों में खुशी से चमकता हुआ चेहरा एकदम से बुझ सा गया और वह बोला, तुम्हें माँ का पता ठिकाना किसने दिया? वो मेरी माँ कहाँ है, किस हाल में है?
इस पर सुनीता ने अनीता से हुई सारी बातचीत संजय को बता दी और बोली, अनीता दीदी ने मुझे कहा है कि अगर हम सब जाकर माँ जी को मनाएं तो वो ज़रूर वापस आएंगे। संजय बोला, नहीं सुनीता, अब मैं जाकर माँ को कितना भी मना लूँ पर वो वापस नहीं आएंगी। उन्हें यकीन नहीं होगा कि मैं बदल गया हूँ। ये मेरी ही गलती है कि माँ घर छोड़कर चली गई थी। उस समय मैं सही गलत का फ़र्क ही भूल गया था। मेरे कारण ही माँ बुढ़ापे में बेटे बहू के होते हुए अनाथ की तरह जीवन यापन कर रही है। तुम्हें सास का सानिध्य, बच्चों को दादी का प्यार नहीं मिल पा रहा। मैं माँ के प्यार से वंचित हूँ और मेरी करनी का फल है। यह कहते हुए संजय रो पड़ा। सुनीता उसे समझाते हुए बोली, पश्चाताप किसी भी गलती की सबसे बड़ी सजा है। आप रोना बंद कीजिए। हम सब जाकर माँ जी को मनाकर घर वापस जरूर ले आएंगे। आपका किस दिन चलने का विचार है? संजय बोला, ठीक है, कल ही चलते हैं। मैं अब और देर नहीं करना चाहता। फिर रात को सब खाना खाकर सो गए। फिर सुबह उठकर नहा धोकर सभी शांति देवी को लाने के लिए वृद्धाश्रम चल पड़े। वृद्ध आश्रम में अंदर जाने की अनुमति मिलते ही सुनीता अपनी सास से मिलने के लिए झटपट भागी। पीछे से संजय भी आत्मग्लानि में डूबा हुआ भारी कदमों से उसके साथ चल पड़ा। जब सभी अंदर आए तो शांति देवी वहीं एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, पर उन लोगों को देखकर वह खड़ी हो गई। सुनीता झट से अपनी सास के पैर छू लिए और अपनी सास के गले से लिपटकर खूब रोई। हालांकि वह अपने पति के किए पर शर्मिंदा थी। प्रिया वहीं पास में खड़े खड़े यह नज़ारा देख रही थी। यह सब उसकी समझ से परे था। संजय भी वहीं बगल में अपने बेटे को गोद में लिए हुए अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गलानी महसूस हो रही थी। वह अपराध बोध से भरा जा रहा था। इतनी शर्मिंदगी तो उसने कभी भी महसूस नहीं की थी जितनी कि आज उसे हो रही थी। उसकी नज़रें नीचे की तरफ झुकी हुई थी, मानो उसमें अब किसी से नज़रें मिलाने की हिम्मत ना हो। शांति देवी बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरा पता ठिकाना तुम्हें किसने दिया? और शांति देवी फिर अपनी बहू को चुप कराते हुए खुद से अलग करते हुए बोली, बताओ किसने दिया? अनीता ने ही तुम्हें मेरा पता ठिकाना दिया होगा ना। पर अब कोई फ़ायदा नहीं है सुनीता, तुम लोग वापस चले जाओ। यह सुनते ही संजय अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो माँ। जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम तो माँ हो ना। यह सब देखकर शांति को भी ज़ोर से रोना आने लगा, पर वह खुद को संयम रखते हुए बोली, माँ तो तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी बेटा, जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। और अभी मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा यही होगा कि तू मेरी नज़रों से दूर हो जा। संजय के पास अपने पैरों को हटाते हुए जो शांति देवी बोली, जा यहाँ से, चुपचाप चला जा। संजय चुपचाप अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहते रहे। नन्हा सा प्रियांक अपनी छोटी छोटी आंखों से अपनी दादी को टुकुर टुकुर देख रहा था। सुनीता बोली, नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, नाराज मत होइए, घर वापस चलिए ना। हम दोनों के लिए ना सही तो अपने पोते पोती के लिए ही हो सके तो संजय को एक बार माफ़ कर दीजिए माँ जी। अभी उन दोनों बच्चों को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तब शांति देवी का ध्यान अपने पोते पोती की तरफ गया। सुनीता ने झट से प्रिया से बोली, आओ बेटा जल्दी से दादी को प्रणाम करो। प्रिया ने झट से अपनी दादी के पैर छू लिए और अनायास ही शांति के मुंह से निकल पड़ा, अरे ये इतनी बड़ी हो गई। आखिरकार बहुत देर तक शांति अपनी ममता को रोक नहीं सकी और वह अपने पोते पोती को गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। कभी पोते के गालों को चूमती, कभी प्रिया के बालों को सहलाती। सुनीता यह देखकर मनी मन खुश हो रही थी और प्रिया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दादी आप हम लोगों से गुस्सा हैं क्या? अगर नहीं है तो आप यहाँ क्यों रहती हो? और आप मेरे साथ घर चलो ना, हम तीनों खूब मस्ती करेंगे। चलो ना दादी। यह सुनते ही शांति की आंखों में आंसू बहने लगे। वह इन बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं पाई। फिर बोली, नहीं बेटा, आप लोग घर जाओ,
मैं आप लोगों के साथ घर नहीं जा सकती। यह सुनते ही संजय बोल पड़ा, माँ आप मुझे एक मौका तो दे दो, फिर मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर आज मैं आपको घर वापस नहीं ले जा पाया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनते ही सुनीता बोली, हाँ माँ जी, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कैसे आपके बगैर एक एक पल गुजारा है। जब मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी तब मैं सबसे अकेली थी। खुदा गवाह है माँ जी, मैंने कभी भी अपनी माँ से आपको अलग नहीं समझा। सुनीता रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रही थी। धीरे धीरे वृद्ध आश्रम की सारे वृद्ध औरतें और पुरुष वहाँ पर इकट्ठा हो गए। सभी शांति को समझाने लगे। रीना बुआ बोली, देख शांति, अब मेरी ही तरफ देख। मेरी तो बस एक ही भतीजी है अनीता, जो कभी कभी मुझसे मिलने आती है। जिसके पास है उसका अपना कोई, तो वही तो कभी प्यार, कभी नाराज़गी, कभी नोकझोंक करेगा ना। अब बहुत हुआ, जो कि अनाथ है उसका तो कोई नहीं, पर वो किस पर गुस्सा करेगा? जिसके हैं वही तो गुस्सा करेगा ना। किसे प्यार करेंगे? मेरी बात मान, गुस्सा थूक दे और अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी घर जा। तेरा बेटा भी तो कब से तुझसे माफ़ी मांग रहा है शांति, चल अब माफ़ कर दे उसे। आखिरकार शांति को अपने बेटे को माफ़ करना पड़ा। जब शांति ने संजय को माफ़ कर दिया तो वह माँ के गले लगकर खूब रोया। सभी लोग उसे चुप कराने लगे। फिर रीना बोली, अरे अब रोना धोना कैसा संजय बेटा, अब तो तुम्हारी माँ भी घर जाने के लिए राजी हो गई है। लो मुंह मीठा करो, लड्डू बढ़ाते हुए रीना बोली, वरना ऐसा ना हो तुम्हारे रोने धोने के चक्कर में शांति फिर घर वापस जाने से ही मना कर दे। यह सुनते ही सब लोग हंसने लगे। इसी तरह संजू की उलझी परेशानियों से भरी जिंदगी में खुशी के दिन फिर से लौट आए। इसे ही कहते हैं अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।